सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं छावा मूवी को। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की सारी स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम औरंगजेब को देख पाते हैं, जिसके दरबार में हलचल मची हुई थी और एक गुप्तचर घुटनों के बल झुका और आवाज कांपती हुई बोलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। ये सुनते ही औरंगजेब के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में चिंता छलक उठी। वो शिवाजी थे जिसने टकराकर उनकी सल्तनत कई बार हिल चुकी थी और अब जब उनके निधन की खबर आई तो उसे राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन वो बेचैन हो उठा। एंड वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, शिवाजी एक शेर थे, ऐसा दुश्मन फिर नहीं मिलेगा। और फिर वो दरबारियों की ओर देखता है और बोलता है, जश्न मनाओ क्योंकि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बुरहानपुर के किले में, जहाँ पर बहादुर खान आराम कर रहा था क्योंकि ये किला उसी के अंडर था। तभी एक सैनिक घबराया हुआ आता है और कहता है, साहिब मराठों की फौज किले की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर बहादुर खान सन्न रह गया। शिवाजी तो नहीं रहे तो फिर हमला कौन कर रहा है? उसकी आंखों में चिंता दौड़ गई। क्या मराठे बिना राजा के उतने खतरनाक हैं? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है संभाजी महाराज की तरफ, जो तेजी से किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और चारों ओर युद्ध छिड़ जाता है। हर हर महादेव का स्वर गूंज उठता है। तलवारें टकराई, खून बहा, मगर संभाजी महाराज डटे रहे और अब देखते ही देखते उनके दुश्मन पीछे हटने लगे। संभाजी महाराज बहादुर खान पर वार करने वाले थे कि अचानक बहादुर खान ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से संभाजी बेसमेंट में गिर पड़े। अंधेरा था और सामने घुटराता हुआ एक भूखा शेर ने झपट्टा मारा, लेकिन संभाजी महाराज फुर्ती से बच गए और अब उन्हें दो दुश्मनों से लड़ना था, एक मुगल और दूसरा जंगल का राजा शेर गरजते हुए संभाजी महाराज पर झपटता है, लेकिन वो फुर्ती से बच जाते हैं और फाइनली वो शेर को हरा देते हैं। और उसके बाद संभाजी तेजी से बाहर निकलते हैं और बहादुर खान को धर दबोचते हैं और कहते हैं, भागने की कोशिश मत करना। संभाजी महाराज ने बहादुर खान को परास्त किया और अपनी सेना को आदेश दिया, खजाना ले चलो। मराठा सैनिक मुगलों का सारा खजाना लेकर अपने किले की तरफ निकल गए। संभाजी चाहते थे कि औरंगजेब जो यहाँ पर आए तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिले सिवाय वीरान इलाके के। एंड उसके बाद संभाजी महाराज ने दृढ़ता से कहा, भले ही शिवाजी महाराज नहीं रहे, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना जिंदा है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। दरबार गूंज उठता है हर हर महादेव से। सभी मंत्री और सेनापति ने एक साथ सिर झुकाया और कहा, हम सब आपके साथ हैं महाराज। संभाजी महाराज विजयी होकर रायगढ़ लौट जाते हैं। किले के द्वार पर यशुबाई उनका इंतजार कर रही थी। संभाजी मुस्कुराते हैं और यशुबाई ने राहत की सांस ली। आप ठीक है महाराज? संभाजी ने हल्के से कहा, मैं महाराज बाद में हूँ, पहले तुम्हारा मित्र हूँ। यशुबाई मुस्कुराती है और वे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी साथी भी थी। धनुष के बाद हम संभाजी महाराज की सौतेली माता सुहेराबाई को देखते हैं। वो अपने पुत्र राजा को छत्रपति बनाने के लिए गुप्त योजना तैयार कर रही थी और इस योजना में कुछ मंत्री भी शामिल होते हैं जो नहीं चाहते थे कि संभाजी महाराज छत्रपति बने। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है संभाजी महाराज की तरफ, जो कि सभी लोगों के साथ रात का भोजन कर रहे थे। तभी वहाँ पर यशुबाई के दो भाई थे जो कि कोंकण क्षेत्र से थे और वहाँ पर पहुँचते हैं। वे चाहते थे कि उनका क्षेत्र स्वतंत्र रहे और वे संभाजी महाराज के अधीन न रहे। ये सुनते ही संभाजी महाराज क्रोधित हो उठते हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी स्वराज्य का बंटवारा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि लड़ाई किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा स्वराज्य स्थापित करना चाहिए जहां सभी को समान अधिकार मिले, कोई किसी पर अत्याचार न करे। इसी सिद्धांत पर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी थी। इसीलिए संभाजी महाराज सख्ती से कहते हैं कि वे दोबारा ऐसी बात न करें। अगले दृश्य में संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि औरंगजेब का बेटा अकबर उनसे मिलने की इच्छा रखता है। ये सुनकर संभाजी महाराज हैरान रह जाते हैं क्योंकि औरंगजेब उनका सबसे बड़ा शत्रु था और अब उसका पुत्र ही उनके क्षेत्र में आकर उनसे मिलने की इच्छा जता रहा था। ये सोचकर वो गहरी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अकबर से मिलने का वो निर्णय लेते हैं। जब संभाजी महाराज अकबर से मिलते हैं तो अकबर साफ कहता है कि वो अपने पिता औरंगजेब के साथ नहीं रहना चाहता, वो उन्हें खत्म करके खुद गद्दी पर बैठना चाहता है। ये सुनकर संभाजी महाराज स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई बेटा अपने ही पिता की हत्या करने की साजिश कैसे रच सकता है। अकबर जवाब देता है कि गद्दी ऐसी चीज है जो अपनों को ही दुश्मन बना देती है। जैसे मैं अपने पिता का विरोधी बन गया, वैसे ही आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ हैं। और ये सुनकर संभाजी महाराज और अधिक चौंक जाते हैं। संभाजी महाराज को यकीन था कि उनके अपने लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन तभी अकबर उन्हें एक सुहेराबाई का पत्र दिखाता है जो कि उसने औरंगजेब के लिए लिखा था। पत्र देखते ही संभाजी महाराज के चेहरे पर अविश्वास और क्रोध उभर आता है। पत्र में लिखा था कि सुहेराबाई औरंगजेब की मदद करेगी संभाजी को पकड़वाने में, और ये पढ़कर संभाजी
महाराज हैरान रह जाते हैं और अंदर से आहत भी हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके ही परिवार में कोई ऐसा विश्वासघात कर सकता है। संभाजी महाराज अकबर की ओर देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता को मारने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे क्षेत्र में हो तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूँ। और ये कहकर संभाजी महाराज रायगढ़ लौट जाते हैं। रायगढ़ पहुँचते ही येशुबाई को सच्चाई पता चल जाती है कि ये साजिश सेराबाई ने रची थी, जिसके बाद सेराबाई के साथ मिले हुए मंत्रियों को पकड़ लिया जाता है और उनके विश्वासघात की सजा देते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहीं सेराबाई को नजरबंद कर दिया जाता है, जिससे कि कोई और साजिश वो न रच सके। इसके बाद पूरे दरबार के सामने संभाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया जाता है और वे विधिवत सिंहासन पर बैठ जाते हैं। दैन हम औरंगजेब को देखते हैं, जिसे बुरनपुरा पर हुए हमले के बारे में खबर मिलती है। ये सुनकर वो बेहद क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों की बढ़ती ताकत देखकर वो चिंतित हो उठता है। लेकिन जिस तरीके से संभाजी महाराज ने किले पर आक्रमण किया था, उसे देखकर औरंगजेब समझ जाता है कि मराठा साम्राज्य को हराना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। इसके बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए एक एक करके उनके क्षेत्रों के गाँव को नष्ट करने लगता है। और जब ये खबर संभाजी महाराज तक पहुँचती है तो वे फैसला करते हैं कि अब औरंगजेब को करारा जवाब देना होगा। वो अपने योद्धाओं को तैयार करने का आदेश देते हैं और ये युद्ध अब और भी ज्यादा भयंकर होने वाला था। इसके बाद मराठा सेना औरंगजेब की फौज पर नजर रखना स्टार्ट कर देती है और वे सही मौके का इंतजार करते हैं और उन्हें जैसे ही अवसर मिलता एक के बाद एक मुगल की टुकड़ियों पर हमला कर देते हैं। मराठा योद्धा छापामार युद्ध नीति अपनाते हैं, क्योंकि मुगल सेना निर्दयता से गाँव को नष्ट कर रही थी और अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मराठा स्वराज्य के अस्तित्व की थी। मुगल सेना जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराने लगी, उन पर अत्याचार किए गए और निर्दोष ग्रामीणों के साथ अपमानवीय व्यवहार किया गया। और ये सब देखकर संभाजी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे और अब ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा और स्वराज्य की अस्मिता बचाने के लिए लड़ाई बन चुकी थी। उनके आक्रमण करने की रणनीति इतनी सटीक थी कि मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गए और इसी बीच सेराबाई का निधन हो जाता है। ये खबर सुनकर संभाजी महाराज भीतर से व्यथित हो जाते हैं। भले ही वो उनके विरुद्ध साजिश रच रही थी, लेकिन अंततः वो उनकी सौतेली माँ थी। उनके मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती है, परंतु युद्ध की परिस्थितियाँ उन्हें भावनाओं में अधिक देर तक डूबे रहने की अनुमति नहीं देती। देन उसके बाद संभाजी महाराज अपने मामा हबीबराव मोहिते की बेटी ताराबाई के साथ राजा राम की शादी तय कर देते हैं, जिससे मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो सके। इसी बीच दृश्य बदलता है और हम औरंगजेब को देख पाते हैं, जो कि मराठों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित और क्रोधित दिखाई देता है। औरंगजेब क्रोध में प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मराठा साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। तभी उसकी बेटी उसको खबर देती है कि संभाजी महाराज ने अकबर से वादा किया है, जब तक वो उनके क्षेत्र में है वो उसकी सुरक्षा करेंगे। और ये सुनकर औरंगजेब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसका अपना ही बेटा उसके सबसे बड़े दुश्मन के संरक्षण में था। औरंगजेब अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे अकबर को मार दें। उसके बाद मुगल सेना अकबर पर हमला कर देती है, लेकिन संभाजी महाराज ने पहले ही वचन दिया था कि जब तक अकबर उनके संरक्षण में है वे उसकी रक्षा करेंगे। मराठा सैनिक तुरंत जवाबी हमला करते हैं और अकबर को सुरक्षित बचा लेते हैं, जिससे औरंगजेब की इस योजना विफल हो जाती है। अगले दिन अकबर संभाजी महाराज से मिलने आता है और कहता है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी। एंड वो आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ औरंगजेब चुप नहीं बैठेगा, वो लगातार हमले करता रहेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप और आपका साम्राज्य खतरे में पड़े, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। संभाजी महाराज अकबर की बात समझते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना मराठा भूमि ने तुम्हें शरण दी थी और हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। तभी संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि हबीबराव मोहिते युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और ये सुनते ही वे गहरे शोक में डूब जाते हैं। हबीबराव सिर्फ उनके सेनापति ही नहीं बल्कि उनके प्रिय मामा और विश्वास पात्र भी थे। उनकी मौत से संभाजी महाराज को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आघात पहुंचता है और उसी समय संभाजी महाराज को एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। औरंगजेब फिर से उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। असल में औरंगजेब ने एक नई चाल चली थी। वो मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उनके सूबेदारों को अपनी ओर मिला रहा था, ताकि जो मराठों की शक्ति बिखर जाए तो वो आसानी से उन पर हमला कर सके। जैसे ही संभाजी महाराज को इस साजिश का पता चलता है तो वे तुरंत अपने सभी विश्वास पात्रों को संदेश भेजते हैं कि वे सभी संगमेश्वर पहुँचे। वहाँ वे औरंगजेब के खिलाफ
खिलाफ एक नई युद्ध रणनीति बनाने वाले थे। यहाँ पर संभाजी महाराज एक और चतुर रणनीति अपनाते हैं। वे मुगलों के बीच अफवाह फैला देते हैं कि मराठा सेना जल्दी ही औरंगजेब पर सीधा हमला करने वाली है, जिससे मुगलों का ध्यान इसी संभावित हमले पर केंद्रित हो जाता है और वे अपनी सुरक्षा मजबूत करने में लग जाते हैं। इसी बीच संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र संगमेश्वर में गुप्त रूप से इकट्ठा होकर एक नई युद्ध रणनीति पर चर्चा करते हैं। और अब संभाजी महाराज को छत्रपति बने 9 साल हो चुके थे। इन वर्षों में उन्होंने लगातार युद्ध लड़े, अपने राज्य की रक्षा की और हर साजिश का सामना किया, लेकिन इन निरंतर संघर्षों के कारण वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए संभाजी महाराज चाहते थे कि जल्दी से जल्दी औरंगजेब का अंत हो जाए, ताकि मराठा साम्राज्य में शांति स्थापित हो सके और लोग सुखी जीवन जी सकें। वहीं हमारा दृश्य बदलता है और हम औरंगजेब को देख पाते हैं। तभी उसकी बेटी उसे आकर एक खबर देती है। जिस तरह अकबर ने आपके खिलाफ बगावत की, वैसे ही संभाजी महाराज के कुछ लोग भी उनके विरुद्ध जाने की योजना बना रहे हैं। और ये विरोधी कौन है, ये बात औरंगजेब को और उसकी बेटी को पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर वो दोनों कुछ बातें करते हैं, लेकिन हम व्यूवर्स को उनके नाम नहीं बताए जाते, क्योंकि इस मूवी में आगे चल के सारे राज खुलने वाले हैं। तभी हमारा दृश्य बदलता है और हम संभाजी महाराज को देखते हैं। वे अपने सभी मंत्रियों के सामने खड़े होकर कहते हैं, हमें एक एक कर औरंगजेब की सेना से लड़ना होगा। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि हमारे स्वराज्य के अस्तित्व की लड़ाई है। मेरे पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य का सपना देखा था, हमें उसे हर हाल में पूरा करना है। और अब सभी लोग निर्णय लेते हैं कि वे अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे और एक साथ औरंगजेब पर आक्रमण करेंगे। इसी बीच हमारा दृश्य बदलता है। हम कुछ मराठा सैनिकों को देखते हैं जो घाटों पर नजर बनाए हुए थे। तभी मराठा सैनिक देखते हैं कि मुगलों की 5000 की सेना तेजी से संगमेश्वर की ओर बढ़ रही है। असल में संगमेश्वर में इस समय सिर्फ संभाजी महाराज और उनके 25 खास लोग और मात्र 150 सैनिक मौजूद थे। मुगल सेना संख्या में बहुत ज्यादा अधिक थी और ये हमला मराठों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। ये देख मराठा सैनिक तुरंत समझ जाते हैं कि उनके बीच किसी ने विश्वासघात किया है। जैसे ही वे जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि संभाजी महाराज के साले यानी यशुबाई के 2 भाई हैं, जो कि हमेशा से अपना एक अलग राज्य चाहते थे और इसी लालच में उन्होंने मुगलों के गुप्त रूप से हाथ मिला लिया था। जैसे ही सैनिकों को ये भयानक सच्चाई पता चलती है, वे तुरंत संभाजी महाराज तक ये संदेश पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर संभाजी महाराज के साले ये भली भांति जानते थे कि अंबा घाट से संगमेश्वर जल्दी पहुंचा जा सकता है, इसीलिए वे उसी शॉर्टकट रास्ते से मुगल सेना को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि संभाजी महाराज को कोई खबर मिलने से पहले ही घेर लिया जाए। और अब जैसे ही संभाजी महाराज को ये खबर मिलती है कि उनके सालों ने उनके साथ गद्दारी की है, तो वो हैरान और आहत रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही रिश्तेदार उन्हें धोखा देंगे और उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तभी संभाजी महाराज का एक कवि सलाहकार वहां आता है। वो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि संभाजी महाराज का घनिष्ठ मित्र भी था। वो संभाजी महाराज से कहता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमारे पास सेना की एक छोटी सी टुकड़ी है, आप उनके साथ चले जाइए। ये टुकड़ी आपको सही सलामत यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएगी। ये सुनकर संभाजी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और गरजते हुए कहते हैं, शेर कभी कुत्तों से डरकर नहीं भागता। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बल्कि डट कर मुकाबला करूंगा। अगर मुझे मरना ही पड़ा तो तलवार हाथ में लेकर मरूंगा, ना कि पीठ दिखाकर। उनकी आंखों में आग थी और शब्दों में दृढ़ संकल्प। ये सुनकर उनके साथी जोश से भर जाते हैं और अब संभाजी महाराज और उनके वफादार योद्धा संगमेश्वर में ही रहकर एक विश्वासघाती युद्ध का सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब संभाजी महाराज के पास सिर्फ 150 वफादार योद्धा थे, जबकि मुगल सेना 5000 सैनिकों के साथ संगमेश्वर पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन फिर भी मराठा पीछे नहीं हटे। युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। मराठा सैनिक कम संख्या में होने के बावजूद शेरों की तरह लड़े। युद्ध भीषण रूप ले चुका था। मराठा वीर संख्या में कम होने के बावजूद शेरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन मुगलों की विशाल सेना लगातार बढ़ती जा रही थी। संभाजी महाराज और उनके योद्धा हर तरफ से घिर चुके थे। उन्होंने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, लेकिन अंततः मुगल सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। संभाजी महाराज के पकड़ने के बावजूद भी मुगल सैनिक उन्हें पूरी तरीके से काबू नहीं कर पा रहे थे। वो बांधने के बावजूद गर्जना कर रहे थे। उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था और ये देखकर मुगल सेनापति और सैनिक हैरान थे। संभाजी महाराज जैसा साहसी योद्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज को युद्ध के दौरान गंभीर चोटें आई थी। उनका शरीर लूलुहान था, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज, वही गर्व और वही अडिग हौसला था
जब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो सबको लगा कि शायद अब वो थक चुके होंगे और झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभाजी महाराज उसके सामने सीना तान कर खड़े रहे। उसकी आंखों में न डर था न पश्चाताप, बस एक अक्षय ज्वाला जल रही थी। औरंगजेब स्तब्ध था। उसने कई राजाओं को हराया था, पर ऐसा योद्धा उसने पहले कभी नहीं देखा था जो मौत के सामने भी घुटने टेकने को तैयार नहीं था। संभाजी महाराज के अड़िग साहस और असमझौता रवैये को देखकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा। वो जानता था कि संभाजी महाराज को तलवार से हराना असंभव था, इसलिए उसने उन्हें तोड़ने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार करने का आदेश दिया। उसने कहा, इसे इतनी यातना दो कि इसकी चीख आसमान तक पहुँचे। औरंगजेब ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया। इसके बाद कवि कलश, जो कि संभाजी महाराज के सबसे करीबी मित्र और सहयोगी थे, उन्हें पहले निर्दयता से मार दिया गया। संभाजी महाराज सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक भी चीख नहीं निकली और न ही आंखों से आंसू निकले। वो दुखी थे लेकिन कमजोर नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में येशुबाई को जब ये खबर मिलती है कि संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया है और वो भी उसके भाइयों के विश्वासघात की वजह से, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है और वो भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि मेरे पति को शक्ति दो और मेरे जैसे विश्वासघाती भाई किसी दुश्मन के घर भी जन्म न लें। वहीं दूसरी तरफ संभाजी महाराज पर औरंगजेब के क्रूर अत्याचार जारी थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था और न ही दर्द की कोई गुहार। अब ये देखकर औरंगजेब बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी यातनाएं सहने के बाद भी कैसे अड़िग रह सकता है। गुस्से में आकर वो आदेश देता है, अगर ये अपनी आंखों से डर नहीं दिखा सकता तो इसकी आंखें ही निकाल दो। मुगल सैनिक आगे बढ़े, लोहे की सलाखें गर्म की गई और फिर क्रूरता की हदें पार करते हुए संभाजी महाराज की आंखें निकाल दी गई। अब चारों तरफ चीखों की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ केवल सन्नाटा था। संभाजी महाराज ने एक शब्द तक नहीं कहा और अब अंधे हो चुके थे, लेकिन उनका हौसला, उनकी गरिमा और उनकी वीरता पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। औरंगजेब उसकी वीरता को देखकर हैरान रह गया था। फाइनली औरंगजेब उठकर संभाजी महाराज के पास आता है और उनसे चुपचाप कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बहादुर इंसान आज तक नहीं देखा, तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर करेंगे और तुम इस्लाम को कबूल कर लो। ये सुनकर संभाजी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो औरंगजेब से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ और शांति से रहो, मैं तुम्हें तुम्हारा धर्म बदलने के लिए भी मजबूर नहीं करूंगा। और अब ये सुनकर औरंगजेब का गुस्सा आसमान में चढ़ जाता है और वो संभाजी महाराज की जीभ को काट देता है और उसी के साथ संभाजी महाराज को बहुत ही दर्दनाक यातनाएं दी जाती हैं और आखिरकार 1689 11 मार्च के दिन उन्हें शहीद कर दिया जाता है। लेकिन आखिर तक वो औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे। इसी के साथ औरंगजेब को खबर दी जाती है कि मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति आ चुका है। ये सुनकर औरंगजेब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने युद्ध जीता या फिर हारा, मतलब सब कुछ जीतने के बाद भी वो हार चुका था। और यहीं पर ये महान गाथा समाप्त हो जाती है। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के औरंगजेब के सपने को चकनाचूर कर दिया। उनकी कुर्बानी ने मराठाओं को और भी संगठित कर दिया और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अगर आपको छावा मूवी की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही दमदार इतिहास से जुड़ी और भी कहानियाँ मिलती रहें। जय भवानी, जय शिवाजी। मिलते हैं अपने नई वीडियो में नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।